साइड के साथ मैं हूं आमिर ज़िया। नून लीग के नाक़िद ही नहीं बल्कि हमदर्द भी कह रहे हैं कि नून लीग बहुत मुश्किल में है और हर गुजरते दिन के साथ इसकी मुश्किलात का पहाड़ जो है वो बुलंदतर हो रहा है। ये मुश्किलात सिर्फ इंतहाई सख्त बजट देने की वजह से नहीं है बल्कि इसकी और भी वजूहात हैं। मैदान सियासत जो बज़ाहिर नून लीग के हक़ में इस्तवार है, क्या वाकई इतना ही हमवार है? यकीनन नहीं। PTI की मुश्किलात पर तो हर रोज़ बात होती है। आज ज़रा नून लीग की मुश्किलात से बात का आगाज़ करते हैं और क्या इस सवाल के साथ कि क्या PTI पर पाबंदी की ख्वाहिश इस मुश्किलात को जो है नून लीग की मज़ीद बढ़ा देगी। हमारे साथ मौजूद हैं नून लीग के सीनियर रहनुमा मोहतरम जनाब जावेद लतीफ़ साहब, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब के करीबी साथियों में से एक हैं और खुलकर दो टोक बात करने के हवाले से अपनी बिल्कुल एक अलग शिनाख्त रखते हैं। बहुत शुक्रिया जावेद साहब अपना कीमती वक्त देने का। आसान सवाल से शुरू करते हैं गुफ्तगू। ये नून लीग का जो इजलास था मरी वाला, वो अचानक मतलब इतना शोहरत थी कि हो रहा है मनसूख क्यों हो गया वो? अच्छा आमिर ज़िया साहब, पहली बात तो ये है कि वो इजलास हो भी कोई नहीं रहा था और लोगों ने कह दिया कैंसिल भी हो गया। जो चीज़ हो ही नहीं रही थी तो वो कैंसिल कहाँ से हो गई? अरे ये तो आपने खबर इस तरह की खबरें पर जी 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 मैं यही कह रहा था कि कोई इजलास हो ही नहीं रहा था। अच्छा, इजलास नहीं हो रहा था। जब हमने तो सुना कि लाहौर के जो बीट रिपोर्टर है नून लीग के, जो बीट कवर करते हैं, उनकी तो बड़ी इंक्रेस होती है, उन्होंने दिया। फिर उसके बाद इस्लामाबाद के रिपोर्टर्स ने मामले को उठाया और 2 रोज़ तक चलता रहा तो कोई तरदीद नहीं आई। क्या हुआ था? इतनी गलत खबर बकौल आपके छप गई। देखिए जी हाँ, नहीं वो ऐसा था नहीं। अलबत्ता अगले दिनों में कोई 2-4 दिनों में ज़रूर इजलास लाहौर में होने वाला है। मगर जो मरी की बात आप कर रहे हैं वो नहीं था। अच्छा, वो गलत खबरें थी वहाँ पर। पूरी आपकी मरकज़ी क़यादत, नवाज शरीफ साहब, मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा, फिर बाद में तो वज़ीर आज़म भी पहुँच गए थे। तो हम लोग तो सब रिपोर्टर्स जितने थे आपकी बीट के, वो तो यही तवक्को कर रहे थे। तो बकौल आपकी गलत खबर है जी। अच्छा, ये बताइए कि नून लीग के हवाले से जो हैं मुतज़ाद इशारे आ रहे हैं PTI पे पाबंदी के हवाले से। हमने जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी वज़ीर इत्तलात साहब की, उसमें तो बड़ा दो टोक अंदाज में कहा था कि जी पाबंदी लगाने का फ़ैसला हो गया। फिर बाद में आपके कई रहनुमाओं ने बशमूल डिप्टी वज़ीर आज़म जो हैं उन्होंने भी यही कहा, इसहाक़ डार साहब ने, कि जी अभी इसके ऊपर गौर व खौस होगा, इसके ऊपर फ़ैसला होना है, सबको इत्मीनान में लिया जाएगा। क्या मामला है क्या? देखें आमिर ज़िया साहब, 2 टोक बात है। किसी भी सियासी जमात पे कभी पाबंदी नहीं होनी चाहिए, मगर कभी भी वो सियासी जमात कहलाने की हकदार नहीं है जो पाकिस्तान के मफादात का सौदा करती है, जो पाकिस्तान के जो तनसीबात है उस पर हमला करती है। वो कभी भी पाकिस्तान की कौमी जमात कहलाने की हकदार नहीं, क्योंकि पाकिस्तान का आइन कानून मौजूद है कि जो दहशत गर्दी में मुलव्वस हो, जो अस्करी विंग रखता हो, और पाकिस्तान के अंदर क्या इससे पहले अस्करी विंग रखने वाली जमातें या जो दहशत गर्दी में मुलव्वस जमातें हैं उन पर पाबंदी नहीं लगती रही? क्या पाकिस्तान का आइन कानून है नहीं? और जहाँ तक तल्लक है PTI का, तो मैं सिर्फ इतना अर्ज़ करूँगा आमिर ज़िया साहब, बदकिस्मती है कि ना कोई खुल के पूरा सच बोल रहा है और अबहाम रोज़ बरोज़ बढ़ रहा है, जिसकी वजह से इंतशार बढ़ रहा है। और ये इंतशार बढ़ने से पाकिस्तान के मामलात मज़ीद बिगड़ेंगे। जिस गर्दाब में पाकिस्तान फंसा हुआ है ये और फंसता जाएगा। बात सीधी सी है आमिर ज़िया साहब कि 2014 में धरना क्यों दिया गया और 2014 में धरना दिलवाया किसने? वजह थी CPEC, वजह थी चीन की इन्वेस्टमेंट, और एक सुपर पावर जो थी वो चीन की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर बर्दाश्त नहीं कर रही थी। होना ये चाहिए था कि हमें हमारे आपस के इख्तलाफात अपनी जगह, हम सियासी पॉइंट स्कोरिंग अपनी जगह करते रहें, मगर मुल्की मफादात पे समझौता किसी सियासी जमात को नहीं करना चाहिए अपनी ज़रूरत के तहत। अब हुआ ये कि जब 2014 में ये सिलसिला शुरू हुआ और मंतकी इंजाम को पहुंचा 2017 में, और फिर ये कमिटमेंट दी गई कि CPEC जो शुरू हो चुका है इसको बंद करूंगा, और करवाने वालों ने कहा कि इसको ले आएं। 2018 में ले आया गया और फिर 4 साल CPEC पे काम बंद रहा, और फिर कुछ
एक अरसा 2022 में कोई चंद माह के लिए उस पर काम सुस्त रफ्तारी से शुरू हुआ, जिससे आका नाराज हुए और नाराजगी का इजहार हुआ कि वो न्यूट्रल हो गए। जब वो न्यूट्रल होते देखे तो यहाँ के लोग भी उस वक्त के जो थे वो भी न्यूट्रल हो गए और अदम एतमाद कामयाब हो गया। अब अदम एतमाद पाकिस्तान के अंदर पहली दफ़ा कामयाब हुआ है आमर ज़िया साहब, और पाकिस्तान आज तक उसकी सज़ा भुगत रहा है मुख्तलिफ तरीक़ों से, मगर आज तक पाकिस्तान की 2/3 अक्सरियत रखने वाली जमातों की हुकूमत हटा दी गई या हुकूमतें तोड़ दी गई या किसी को फांसी पर लटका दिया गया प्राइम मिनिस्टर को, या किसी को ताहयात नाहल कर दिया गया प्राइम मिनिस्टर को, मगर किसी ने तशवीश का इजहार नहीं किया। किसी ने पाकिस्तान के लिए कांग्रेस अपनी में इतनी बड़ी तादाद में करारदाद मंजूर नहीं की, पास नहीं की, और किसी ने आज तक ये बयान नहीं दिया कि हमें मार्शल लॉ लगने पे तशवीश है। किसी ने ये नहीं कहा कि 2/3 अक्सरियत रखने वाली जमात जो है उसको क्यों बाहर निकाला, इस पे हमें तशवीश है। और इस बंदे के लिए जिसने 4 साल मुल्क के लिए कुछ नहीं किया, उस पे उनको तशवीश है। ये है असल बात आमर ज़िया साहब, मैं आपका पॉइंट आया, पाकिस्तानी कौम को तशवीश है। अच्छा, अब इससे पहले कि गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं, आपके इस जवाब से कई सवालात ने जन्म लिया। अब ये जिस किस्म के इल्ज़ामात PTI पे लगाए जा रहे हैं, मतलब है उसको, मतलब आर्टिकल 6 की बात हो रही है, दहशतगर्दी की बात हो रही है, उसका अस्करी विंग की बात हो रही है, आपको भी तजर्बा है कि इस किस्म के इल्ज़ामात तो पीपल्स पार्टी पे भी लगे, एक ज़माने में नून लीग पे लगे। जब मुशर्रफ साहब का कू हुआ था, इनकलाब आया था, उस वक्त जिस किस्म के मतलब इल्ज़ामात लग रहे थे वो कोई मामूली इल्ज़ामात नहीं थे। तो ये तो हर सियासी जमात को भुगतना पड़ा, और फिर हमने देखा कि आपकी पार्टी निकल गई, पीपल्स पार्टी निकल गई उन इल्ज़ामात से। तो अब लोग जो हैं वो सवाल करते हैं कि किस हद तक इन इल्ज़ामात में वजन है जो आज PTI के हवाले से लगाए जा रहे हैं, क्योंकि कल तक इसी किस्म के इल्ज़ामात आप पे थे जनाब। आमर ज़िया साहब, आप बात ठीक कह रहे हैं, मगर मेरा सवाल है आपसे कि क्या कभी किसी ने साइफर लहराया था? क्या कभी किसी ने 9-10 मई किया था? और क्या किसी के हक में अमेरिका से, उसकी कांग्रेस से इतनी बड़ी तादाद में यूनानी मसली मैं कहूँगा कि करारदाद पाकिस्तान के किसी रहनुमा के हक में आई है? और ये करारदाद जो है इसराइल के खिलाफ क्यों नहीं आती? ये फ़लस्तीन के हक में क्यों नहीं आती? ये इंसानी हुकूक गज़ा के मुसलमानों के लिए क्यों नहीं याद आते किसी को? मगर आप, अच्छा, दूसरा, अगर कोई कहता है कि 2024 के इंतखाबात जो हैं वो रिग हैं, तो मुझे कोई बता दे कि 2018 के इंतखाबात जो थे वो साफ शफाफ थे। उस वक्त क्यों नहीं किसी ने स्टेटमेंट दिया? उस वक्त किसी ने तशवीश का इजहार क्यों नहीं किया? ये पाकिस्तानी कौम को सवाल करने का हक दें। नहीं, बुनियादी सवाल आपने उठाए, और ज़ाहिर है कि लोग कहते हैं कि जी 2018 के इंतखाबात में भी अगर कॉम्प्रोमाइज़ था तो 2024 में उससे कहीं ज़्यादा। लेकिन मैं जो आपका दिलचस्प मुझे लगा जवाब में कि आपकी बात से तासुर ये मिल रहा है कि आज की पाकिस्तान की क़यादत बामुकाबला, जिसको आप इशारे किनायों में कह रहे हैं, अमरीकी वो जो है, मतलब है अंकल सैम जो हैं, वो आपके मुकाबले पे खड़े हैं। क्या वाकई ऐसा है? क्या वाकई ऐसा है कि हमारी आज की इस्टेब्लिशमेंट, हमारी आज की हुकूमत बामुकाबला जो है वो अमरीका के, मतलब अमरीका नाखुश है? और लेकिन हम देखते हैं कि IMF का प्रोग्राम भी होता है, और पाकिस्तान की जो पॉलिसी है वो तो तवाज़ुन की है कि अमेरिका से भी ताल्लुकात रखेंगे, चीन से भी रखेंगे, हम किसी एक सुपर पावर के साथ जो है उसके साथ नहीं डोल जाएंगे। जी नहीं आमर ज़िया साहब, मैं ये नहीं कह रहा कि किसी का मुकाबला किसी से है। मैं तो ये आपको कह रहा हूँ कि हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी होती है कि पूरी दुनिया से अपने सफारती तल्कात बेहतर रखे। अब सवाल ये है कि जिसके लिए वो करारदाद आई है, जिसके लिए तशवीश का इजहार किया गया है, देखने वाली बात यह है कि क्या उसने पाकिस्तान के मफादात का सौदा तो नहीं किया? और पाकिस्तान के मफादात इसमें हैं क्या कि चीन का जो इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान के अंदर, या CPEC जो है, अगर वो मुकम्मल होता है तो उससे पाकिस्तान के अंदर खुशहाली का दरवाज़ा खुलेगा या नहीं? मुझे ये बताएं कि अगर CPEC की जो आज तक की इन्वेस्टमेंट है उसको ब्रेक कर दिया जाता है तो कल को CPEC की इन्वेस्टमेंट किस तरह आप वापस करेंगे? और जो इन्वेस्टमेंट यहाँ की गई है वो
आपके लिए बजाय के बाइस से मुसर्रत हो कि हमारे 2 वक्त की रोटी खाने को, हमारे यहाँ नौकरी, हमारे यहाँ रोटी, हमारे यहाँ गैस बिजली के बिल जो हैं वो किस कदर, और देखें कि IMF से मुआहदे किसने तोड़े और कौन कर रहा है आज। देखना तो ये चाहिए कि उस वक्त जिसने तोड़े थे उसको भी पूछा जाना चाहिए था उस वक्त कि भाई आप पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ ये जो मुआहदा तोड़ रहे हैं, इसका पाकिस्तानी कौम किस तरह भुगतेगी। और इसी तरह आज जो कड़ी शराइत पे मुआहदे कर रही है हुकूमत, उससे भी पूछा जाना चाहिए कि भाई आप इतनी कड़ी शराइत पे जो लोन ले रहे हैं, पाकिस्तानी कौम किस तरह सांस लेगी। और फिर आप लोगों को बताएं, फिर लोगों को एजुकेट करें। खाली किसी जमात पे पाबंदी से लोगों का फायदा नहीं होगा। लोगों की ज़हन साजी जो हो चुकी है, लोग क्लैरिटी से नहीं देख पाएंगे अगर लोगों को हकीकत आप नहीं बताएंगे तो। अच्छा, ये जो आपने बात की, इसमें भी 2 सवाल जन्म लेते हैं। पहला सवाल तो फिर बहुत आसान है कि वो रद्दमल का आप लोगों को एहसास है कि अगर बिलफर्ज PTI पे पाबंदी लगा देते हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी साबित कर देते हैं, आप क्या समझते हैं जो अवामी रद्दमल होगा वो क्या होगा, और वो क्या नून लीग के हक़ में होगा कि नून लीग को आज अपने गढ़ पंजाब में जो है, जो हमारी इतलात है, मुश्किलात का सामना है, तनकीद का सामना है, वो वाला सूरत हाल नहीं है जो एक ज़माने में हुआ करती थी। जी सलीम ज़िया साहब, सॉरी आमर ज़िया साहब, एक तो आप सारे आसान सवाल पूछ रहे हैं जी। मैं तो तोको कर रहा था कि अब आप मुश्किल सवाल पूछेंगे। नहीं, मैं तो आसान पेपर सेट करता हूँ। आपकी मेहरबानी कि आप मैं आ रहा हूँ, अच्छे सवालों में भी आ रहा हूँ। अच्छा, अब आ जाएं, अब आ जाएं। जो बात आपने की है कि पंजाब में हमें मुश्किलात का सामना है, इसमें कोई शक नहीं आमर ज़िया साहब कि हमने रियासत के लिए, कोई बात माने या ना माने, कि एक हकीकत है। हाँ, उसमें ये बातें ज़रूर हैं कि उस वक्त जो एनवायरनमेंट, जो माहौल बनाया गया, उसमें हमारी आज की जो इत्तेहादी जमातें हैं, उनमें से भी उस वक्त एक जमात ने अपना रोल अदा किया कि अदम एतमाद करने के लिए हमें राज़ी किया। अब उस अदम एतमाद को अगर ना किया जाता, उसको 4-6 माह और मिल जाते, हाँ, फिर लोग देखते कि नुकसान पाकिस्तान को 4 सालों में करने वाले ने मजीद कितना नुकसान किया। ये नुकसान आप बार बार कह रहे हैं, मैं खता कलामी कर रहा हूँ। एक और बहुत ही आसान सवाल कि बार बार आप नुकसान का जिक्र करें, बहुत सारे हमारे जो मतलब सहाफ़ी भी हैं और इकोनॉमिस्ट भी हैं, वो कहते हैं CPEC के बारे में शोर ज़्यादा है, लेकिन जो आप लोगों ने मुआहदे किए वो बड़ा उसमें कोता भी नहीं थी, उसके अंदर जो मतलब पाकिस्तान को फ़ायदा नहीं हुआ, हम लोग कर्ज़ों में जकड़े गए और आज हम बात के शिकार हैं, वो CPEC की वजह से हैं। ये मेरा वो मौक़िफ़ नहीं है, ये बहुत सारे नाक़दीन का है जो आप लोगों के ऊपर तनकीद करते हैं। तो इसका भी ज़रा सा क्विकली जवाब, आसानी सवाल है ये भी जी। अच्छा, आपका शुक्रिया कि आप आसान सवाल फिर कर रहे हैं, मगर आमिर साहब मुझे ये बताएं कि CPEC का क्रेडिट हर जमात क्यों लेना चाहती है? जो इसने 4 साल इसको बंद भी रखा, वो भी कहती थी कि CPEC के बगैर पाकिस्तान नहीं चल सकता, वो भी इसका क्रेडिट लेते थे, मगर काम बंद रखा उन्होंने क्योंकि वो एग्रीमेंट करके आए हुए थे। और आज मैं एक और बात आपको कह दूं, 2 साल कोविड के भी आए थे ना उसमें, 2 साल बड़ी तादाद में, एक सेकंड जी जी, एक सेकंड, जो इतनी बड़ी तादाद में मेंबर कांग्रेस के ने जो करारदाद मंजूर की है, वो सिर्फ इनकी कोई लॉबी फर्म हायर करने की वजह नहीं है, उसका नतीजा खाली नहीं है। इसने जो उस लॉबी फर्म जो लॉबिंग करने वाली थी, उसके साथ जो कमिटमेंट की हुई थी वो ये था कि हमें CPEC फेज़ 2 जो पाकिस्तान का मौजूदा सेटअप करने जा रहा है शुरू, मैं उसको भी अगर मुझे मौका दिलवाया जाए तो मैं उसको भी रोकूंगा पिछले 4 साल की तरह। तो ये हैं वो वजूहात जिसकी वजह से मैं ये कहता हूँ कि सियासी जमात पे नहीं मगर पाकिस्तान के मफादात के ख़िलाफ़ कोई भी जमात, कोई ग्रोह होगा तो उस पर पाकिस्तान के आइन कानून के मुताबिक इम्प्लीमेंट उस पे होना चाहिए, भले वो किसी का मंजूर नजर क्यों ना हो। मुझे ये बताइए, ये भी कोई पेचीदा सवाल नहीं है
कि हर सियासी जमात की मुख्तलिफ माशी पॉलिसीज़ होती हैं। जैसे आप लोगों ने सोचा कि जी CPEC जो है ये पाकिस्तान के लिए बेहतरीन चीज़ है, पीपल्स पार्टी भी कहती है, लेकिन एक जमात में कहती नहीं, गालिबन CPEC नहीं, हालांकि PTI ने कहा नहीं है ये, मैं एक मफरूज़े पे बात कर रहा हूँ। तो अगर कोई फ़र्ज़ करे, समझता है जी CPEC की जगह हम कोई और माशी फॉर्मूला या कोई और माशी राह को हम चुनेंगे, तो इसमें क्या, इसमें गद्दारी तो नहीं आ जाती? तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है जो मिफ्ता साहब में और डार साहब में कभी हुआ था, जो मतलब है आपके और किसी और के दरमियान हो सकता है कि नहीं भाई ये रास्ता नहीं, हम ये बाएं हाथ का रास्ता लेंगे, दाएं हाथ का लेंगे। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि कोई सियासी जमात आएगी तो उसका अपना रोड मैप होगा, कोई पिछली होगी तो उसका अपना रोड मैप होगा। यहाँ तक तो मैं आपसे इत्फाक करता हूँ, मगर मैं आपसे ये इत्फाक नहीं करता कि अगर कोई जमात पाकिस्तान की 75 साला तारीख में अगर किसी ने पाकिस्तान की ए बेस पे मसल्ला हमला किया है तो वो सियासी जमात कहलाएगी। मुझे फिर ये कहने की इजाज़त दें, बन्नू में कोई बन्नू छौनी पे कोई 2-4 दिन पहले जो हमला हुआ है, कल को वो हमला करने वाले ग्रोह जो हैं वो सियासी जमात बना लेंगे तो आप उनको कहेंगे कि ये आप सियासी जमात है, इस पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। तो 9-10 मई का हमला करने वालों को आप किस तरह कह सकते हैं कि ये सियासी जमात है? मुझे तो ये सवाल का जवाब बात हम CPEC की कर रहे थे, 9 मई की तो बात हम अभी आगे चल के करेंगे। हाँ, लेकिन वो आप पहले लेकर आ गए, वो एक अलग पॉइंट है। मैं तो जिस जी फरमाइए। नहीं, मैं उसको दोहरा देता हूँ, मेरी अर्ज सुने, मैं आमिर ज़िया साहब उसको दोबारा दोहरा देता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि मेरे नुक्ता नज़र से हाल ही नहीं, पाकिस्तान का कोई फर्द किसी जमात का रुकन, कारकुन, लीडरशिप, कोई आपके चैनल पे आके, किसी चैनल पे आके ये स्टेटमेंट दे कि CPEC पाकिस्तान के मफाद में नहीं है तो मैं माफ़ी मांग के घर चला जाऊंगा। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि खुद आप कह रहे हैं कि PTI को भी ये जुर्रत नहीं हुई अपने 4 साल में ये कहने की कि CPEC जो है वो पाकिस्तान के मफाद में नहीं है, बकौल आपके भी। मगर CPEC पे काम बंद रखा, बकौल मेरे, कि 4 साल उन्होंने काम बंद रखा। उसमें 2 साल वो भी रख लें, कोविड वाले भी 2 साल रख लें, कोविड वाले भी 2 साल रख लें कि पूरी दुनिया बंद थी, कारोबार नहीं हो रहा था। मेरे भाई उससे पहले के 2 साल भी गिन लें, और कोविड के जो 2 साल आप बार बार जिक्र फरमा रहे हैं, उस 2 सालों में और भी बड़े से काम होते रहे हैं। सिर्फ CPEC को बंद करना, उसको फोकस करना मुनासिब नहीं था। अगर क्या जो डेवलपमेंट के बाकी काम थे अगर तो वो रुक गए थे 2 साल, तो फिर तो मैं मान लेता हूं कि वो भी रुक जाना चाहिए था। पहले 2 साल पॉइंट नोटेड दिया था। और फिर मुझे एक सेकंड आमिर साहब, एक सेकंड, आपने एक और बात की, मैं जिसके जवाब में अर्ज करना चाहता हूं कि मुझे ये बताएं कि जब CPEC के बारे में ये कहा गया था कि इसमें करप्शन हुई है, इसमें आपके इल्म में है कि ये 2 स्टेट का मुआहदा था, कोई वहाँ की कोई ऐसी फर्म नहीं थी कि जिसके साथ कोई लेन देन हो रहा था, 2 स्टेट मुआहदा कर रही थी। आप इल्ज़ाम लगा रहे थे चीन के ऊपर, उसकी जो लीडरशिप जी पॉइंट नोटेड। मुझे जावेद साहब मुझे एक वक्फा लेने की इजाज़त दीजिए, आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। नाज़रीन, यहाँ पे हम मुख्तसर वक्फा लेते हैं, बाद में आएंगे तो CPEC पे भी बात होगी और चंद और अहम बहुत ही आसान किस्म के लेकिन सवाल हम करेंगे जावेद लतीफ़ साहब से। में नाज़रीन, एक मरतबा फिर खुश आमदेद। हमारे आज के खुसूसी मेहमान मोहतरम जावेद लतीफ़ साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। और वक्फे से पहले जावेद लतीफ़ साहब हमें बता रहे थे कि जी PTI ने CPEC के ख़िलाफ़ मुबैना तौर पे क्या क्या काम किए, मुबैना तौर पे खैर 9 मई के वाक़यात को उन्होंने दोहराया। ये मुझे बताइएगा जो पाबंदी का ख्याल आया, यकीनन हर पार्टी में जब कोई बड़ा कोई स्टेप लिया जाता है, कदम लिया जाता है, उसके पीछे कोई जहन होता है। तो क्या ये नवाज शरीफ साहब ने सोचा कि जी ये अगर हम मूव करें कि PTI पे पाबंदी लगा दी जाए और इसको इमरान खान को जो है आर्टिकल 6 के तहत ट्राई किया जाए, कहाँ से ये प्रपोजल उनकी तरफ से आया था, किसी और ने उनको मशवरा दिया था? जी देखें आमिर साहब, पहली बात तो ये है कि नवाज शरीफ का कोई लेना देना नहीं है, हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है, अदारों की जिम्मेदारी है। अच्छा। और कभी ऐसा नहीं हो सकता कि हुकूमत वक्त जो है वो रात को ख्वाब देखे कि सुबह अपने मुखालफ पे कोई पाबंदी लगानी है और सुबह उसको अनाउंस कर दे।
कभी ऐसा नहीं हो सकता। जिस तरह ये करते रहे हैं 4 साल हमारे साथ, हम वो भी कर इसलिए पाए थे क्योंकि वो सारे एक पेज पे होते थे। नैब हो, उस वक्त की अदलिया हो, उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट हो, हुकूमत वक्त हो, दीगर अदारे सारे एक पेज पे होते थे। रात को ख्याल आता था कि सुबह फ़लाँ को गिरफ़्तार करना है और मुकदमा बनाते थे, गिरफ़्तार कर लेते थे। कभी मीडिया पे हमारा जिक्र तक नहीं होता था, कभी कोई अदालतों में हमारी सुनवाई नहीं होती थी, मगर चल रहा था। अब आ जाएँ जो आज की आप बात कर रहे हैं, तो देखें आमर ज़िया साहब, ऐसा नहीं है कि किसी सियासी जमात पे आप पाबंदी लगाएं, ये मुमकिन ही नहीं है। और ये ना कोई जमात लगाने वाली अफोर्ड करती है और ना कोई बर्दाश्त करेगा इस चीज़ को। मगर इस चीज़ को भी कोई बर्दाश्त नहीं करेगा कि पाकिस्तान की सलामती से कोई खेले, पाकिस्तान के अदारों पर कोई हमलावर हो मुसल्लह। और ये बात करने से आगे निकल गई। आप मुझे ये बताएं आमर ज़िया साहब, क्या मुस्लिम लीग नून पे आज तक एक धब्बा है कि उसने सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया? जी सबको और चंद शीशे टूटे सुप्रीम कोर्ट के, और सुप्रीम कोर्ट के उस वक्त के जो अरकाने असेंबली थे उनके खिलाफ FIR हुई, उनको सजा हुई, वो गिरफ्तार हुए। अब आ जाएं कि इमरान खान साहब ने कितनी दफ़ा लोअर कोर्ट पे, कितनी दफ़ा जुडिशल कम्प्लेक्स पे, कितनी दफ़ा हाई कोर्ट पे और कितनी दफ़ा सुप्रीम कोर्ट पे मुसल्लह हमला किया और उसके खिलाफ कोई FIR नहीं हुई। नहीं, FIR तो मेरे ख्याल में पता नहीं कितने केसेस हैं, 50 केसेस हैं, 60 केसेस हैं, नहीं हुई। अब अच्छा, लेकिन ये बताइए, मेरा जो सवाल रह गया वो तो नहीं, एक सेकंड, इमरान खान पे नहीं प्लीज, जी ये बात नहीं, एक सेकंड, आप जो फरमा रहे हैं इस सवाल को क्लियर करें। आपने कहा कि उस पे 50 FIR हुई, नहीं हुई। एक FIR आप अदालत हमला करने की दिखा दें, मैं फिर आपसे माजरत कर लूंगा। नहीं हुआ। निज़ारी, मेरे पास तो फहरिस्त नहीं है कि मैं आपको बताऊं, लेकिन उनकी पार्टी के लोग कहते हैं पता नहीं क्या दहशतगर्दी का भी मुकदमा है और फला भी मुकदमा है। खैर, तो ये मेरा मौजू नहीं है, नहीं, उनके केसेस है, वो उनकी पार्टी से हम पूछेंगे। मैं तो सिर्फ ये जानना चाह रहा था कि जो एक आइडिया है, ब्राइट आइडिया जिसको लोग कह रहे हैं कि जी पाबंदी लगा दी जाए, आपने फरमाया कि हुकूमत ने फैसला किया, लेकिन हमें जो समझ में आता है कि हुकूमत के हर फैसले में जो गाइड कर रहे होते हैं वो नवाज शरीफ साहब की ज़ात होती है। बेशक उस वक्त से पुश्त हैं, अवाम में नहीं आ रहे, दूर हैं अवाम से, लेकिन गाइड करते हैं, मशवरा देते हैं। तो ज़ाहिर इतना अहम अगर फैसला हो रहा होगा तो नवाज शरीफ साहब का तो मशवरा होगा या किसी का आइडिया होगा। वो मैं जानना चाहते कौन है, कहाँ से ओरिजिनेट कहाँ से किया, या कहीं और से आया? जी आमर साहब, पहले मुझे ये बताएं जी कि आर्टिकल 6 गाने की जो बात जहाँ तक है, मुझे ये बता दें कि इनके चीफ जस्टिस बंदयाल साहब जो हैं, उनकी 5 रुकनी बेंच ने जब कासम सूरी ने वो असेंबली तोड़ने का कहा और उसमें ट्राइका थी इमरान खान और आरफ अलवी पे, क्योंकि वो सदर थे और सदर होते उन पर FIR नहीं हो सकती थी, और जब से वो रिटायर हुए हैं उसके बाद उन पर वो FIR मुमकिन है। अब आ जाएं कि उन्होंने कहा था कि आइन तोड़ने वाले के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई, नंबर 1। नंबर 2, जो आप फरमा रहे हैं कि किसी जमात पर पाबंदी लगाने का, क्या नवाज शरीफ ने कहा था कि 9-10 मई को मियाँ वाली एयर बेस पे हमला कर दो? क्या नवाज शरीफ ने कहा था कि जिन्ना हाउस जला दो? क्या नवाज शरीफ ने कहा था कि पाकिस्तान की जो दफाई अमलाक हैं उस पर पॉइंट नोटेड? अब सवाल बहुत नवाज शरीफ ने एक सेकंड, जी मैं ये कह रहा था कि सवाल बहुत है, पॉइंट आ गया कि जी कि उन्होंने जो किया नवाज शरीफ साहब ने नहीं कहा था, बिल्कुल जाहिर सी बात है। मुझे ये बताइए, फिर ये भी बता दें, एक सेकंड, फिर ये भी बता दें कि क्या पाकिस्तान के अंदर किसी लीडर को गिरफ्तार करने के लिए अदारे नहीं जाते रहे? और क्या पाकिस्तान के अंदर नवाज शरीफ लंदन से सजा काटने आए थे तो क्या उस वक्त कोई नई रिवायत नहीं है पाकिस्तान की सियासत में? एक सेकंड, क्या पुलिस ने गिरफ्तार किया था या अदारे ने गिरफ्तार किया था? उस अदारे ने। मगर क्या नवाज शरीफ ने कहा था कि जिस अदारे ने मुझे गिरफ्तार किया है उस पर हमलावर हो जाओ?
और क्या इमरान खान ने ये नहीं कहा था जब गुड टू सी यू उसको कहा गया था तो बाहर निकलते उसने ये कहा था कि जो अदारा मुझे गिरफ्तार करेगा लोग हमलावर भी उसी पे होंगे? ना करें यार आमर ज़िया साहब, सारे सबूत होने के बावजूद भी फिर भी कोई कहे कि नहीं नवाज शरीफ से पूछो। चले वो तो देखिए सवाल लोगों के जहनों में आते हैं और बतौर सहाफ़ी हमारा काम है वो सवाल आप तक पहुंचाएं और जवाब हासिल करें। अच्छा, एक और बात जो लोगों को बहुत वो है कि नवाज शरीफ साहब माशाल्लाह सबसे तजर्बेकार सियासतदान, 3 बार प्राइम मिनिस्टर वज़ीर आज़म मुंतखब हो चुके हैं। अब हम देख रहे हैं कि जब से वापस आए हैं और खुसूसन जब उन्होंने फतह की तकरीर की इलेक्शन की, उसके बाद से अवाम से दूर हैं। यकीनन अपनी पार्टी के लोगों से मिल रहे हैं, गाइड भी कर रहे हैं अपनी बेटी को, साहबजादी को, अवाम में नहीं आ रहे। वो खुलकर बात लोगों को, वो होता है ना कि पार्टी के सदर भी बन गए, अब उनका कोई बयानिया आएगा, वो कोई ऐसी बात करेंगे, इतना फ्रैक्चर्ड मुल्क है, मईशत मुश्किल में है, तो वो बतौर तजर्बेकार सीनियर सियासतदान अपना किरदार अदा करते हुए नजर नहीं आ रहे। क्या कोई ख़ास बात है या किसी चीज़ का इंतजार है उन्हें? देखें बात ये है आमर ज़िया साहब जी, दुआ करें कि ये मुल्क जो कि 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात के नतीजे में ये हुकूमत बनवाई गई, जिस अरेंजमेंट के तहत बनवाई गई, उसमें हम किसी तौर पर भी शरीके जुर्म नहीं होना चाहते थे, मगर हमें मजबूर किया गया हुकूमत बनाने के लिए। मैं क्लियर कर रहा हूँ। अब आ जाए जिस अपना अच्छे मकसद के लिए या जिस जज्बे से या जिस चैलेंज को कबूल करते हुए शहबाज शरीफ ने अपने आप को पेश किया है, खुदा करे नवाज शरीफ को बोलने की ज़रूरत पेश ना आए, खुदा करे, क्योंकि इस गर्दाब से ये मुल्क निकल जाए, हमारी दुआ है। और अगर ये सारा जो कुछ आज इंतशार मज़ीद पैदा करने की कोशिश की जा रही है, माहौल बनाया जा रहा है, जिस तरह के दरख्वास्त गुजार कोई होता है, फैसला किसी और के हक में दे दिया जाता है, जिस तरह IMF से कड़ी शराइत लगवाई जा रही हैं, जिस तरह कांग्रेस के मेंबर करारदाद पेश कर रहे हैं, जिस तरह पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात पे तशवीश का इजहार किया जा रहा है, खुदा करे नवाज शरीफ को बोलने का मौका ना मिले इन चीज़ों पे, वरना हम सारा कुछ पाकिस्तान के मफाद में बोलेंगे कि कौन कौन पाकिस्तान के मफादात से गैर मुल्की कुव्वतों के इशारे पे यहाँ नाचता रहा और कंधा पेश करता रहा, और इस शख्स को किस तरह लाया गया और किस तरह इस शख्स ने पाकिस्तान को बर्बाद किया, और आज भी कौन कौन लोग जो हैं इसके सहूलतकार हैं। अच्छा, इससे मुझे कहा जा रहा है वक्फे का कहा जा रहा है, क्विक जवाब मुझे अगर दे सके, फिर हम वक्फे पे जाते हैं, फिर दोबारा गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। आपने 2 मरतबा कहा कि जी खुदा करे नवाज शरीफ साहब को बोलने की ज़रूरत ना पड़े, क्या मतलब है? कोई ऐसी बात, क्या तहलका खेज़ बात वो कहना चाहेंगे या क्या बयानिया होगा कि जो आप समझते हैं कि बहुत ही ज़्यादा जो है वो लगा देगा इस मुल्क में? आमर साहब जनाब मैं बड़ा मुश्किल जवाब आपको दे रहा हूँ आपके आसान सवाल के जवाब में। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि नवाज शरीफ ने आज तक 3 मरतबा के प्राइम मिनिस्टर, 2 दफ़ा के चीफ मिनिस्टर, 3 दफ़ा के अपोजिशन लीडर, उस शख्स ने सब कुछ देखते हुए, वो कारगिल हो, वो डॉन लीक्स हो, वो दीगर इश्यूज़ हों, वो पाकिस्तान को नाकाबिले तस्खीर बनाने पे उसको घर भेजा जाता हो, वो सी पैक मुकम्मल करने की जुर्म में उसको घर भेजा जाता हो, मगर उसने ज़ुबान नहीं खोली कि पाकिस्तान के मफादात इसी में हैं कि हम दुनिया से अपने तल्लक ठीक रखें। मगर आज झूठ इस कदर बोला जा रहा है, इस कदर बोला जा रहा है कि सच जो है वो छुप रहा है। लिहाजा पाकिस्तान के मफाद में अब शायद है कि वो सब चीज़ें नवाज शरीफ कह दे जिससे पाकिस्तान को आज तक नुकसान होता है, मगर वो सफारती अदाब की वजह से वो चीज़ों पे खामोश रहे। चले, मैं वक्फे के बाद पूछूंगा कि कब तक इंतजार करना पड़ेगा कौम को कि कब बोलेंगे या वो मुल्की मफाद में छुपी रहेंगे। नाज़रीन, यहाँ पे वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद जब आएंगे तो 1-2 और बहुत ही अहम मौज़ूआत हैं, जावेद लतीफ़ साहब से उसके बारे में सवाल करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।
प्रोग्राम में नाज़रीन एक मरतबा फिर खुशामदेद। नून लीग के सीनियर रहनुमा मोहतरम जावेद लतीफ़ साहब हमारे आज के खुसूसी मेहमान हैं। वक्फे पे जाने से पहले बहुत सारी बातें हुई। एक मैं रिपोर्ट का तस्करा करना चाहूँगा। फिंच ने जो रिपोर्ट दी है, बैन अक़वामी इदारा है और बड़ा इन लोगों का काम होता है, ये लोग मतलब है तहकीक करके बातचीत करके लोगों से इंफॉर्मेशन की बेस पे रिपोर्ट जारी करते हैं। इन्होंने कहा जी कि ये हुकूमत जो है इसका मुस्तकबिल उनका 18 माह है, उसके बाद टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आ जाएगी। अब ये जो 18 माह में से 3 माह तो गुजर गए, तो आपके ख्याल में इस तरह की जब रिपोर्ट आई इसके दो पहलू निकलते हैं, एक तो कितनी डैमेजिंग है पाकिस्तान के लिए, आपकी हुकूमत के लिए, और इन हालात में कौन आके इस मुल्क में सरमायाकारी करेगा, इसका दूसरा पहलू है। लेकिन और जो टेक्नोक्रेट की इन्होंने बात की, तो क्या आप क्या देख रहे हैं इस तरह की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, उसमें अमरीकी कांग्रेस का आप रेजोल्यूशन भी डाल रहे हैं, पाकिस्तानी डायस्पोरा नाराज़ भी है आपसे, तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, क्या वजह है इसकी? जी जावेद साहब। अमर ज़िया साहब, आप इस रिपोर्ट को संजीदा ले रहे हैं और जो मैं सबूत दे रहा हूँ उसको आप कह रहे हैं कि ये तो इल्ज़ामात लगते रहते हैं। मैंने आपकी खिदमत में ये अर्ज़ किया था कि क्या 2018 के इंतखाबात में जब इमरान खान को लाया गया था तो उसके पीछे ये मकासद थे कि IMF को जो उसको रोकना। अब आप जो बात कर रहे हैं कि ये रिपोर्ट आई है, तो अगर इसको मैं संजीदा लूँ तो फिर मेरा और जो मेरी बात है उसको अहमियत मिलती है। आप संजीदा नहीं ले रहे? मैं कह रहा हूँ कि करारदाद, मैं ये कह रहा हूँ संजीदा नहीं ले रहे, क्योंकि हम तो समझते थे मूडी की रिपोर्ट हो गई, इसकी फिंच की हो गई, ये बड़े इदारे हैं, जैसे इकोनॉमिक्स के इंटेलिजेंस यूनिट है, कंट्रोल रिस्क है, ये बड़े इदारे हैं जो जब ये रिपोर्ट देते हैं तो उनको अगर मामूली नहीं लेना चाहिए। जी, अगर इसको संजीदा लें तो इनका कनेक्शन मालियाती अदारों से बनता है या नहीं, और अगर बनता है तो फिर पाकिस्तान के अंदर, हाँ, और पाकिस्तान के अंदर जिस तरह के हालात बनाए जा रहे हैं और उससे जो इंतशार का माहौल पैदा किया जा रहा है, इसका फ़ायदा किसको पहुँचेगा? आज तक IMF को ख़त लिखना या कांग्रेस से करारदाद मंजूर करवाना या साइफर लहराना या पाकिस्तान की तनसीबात पर हमला करना, इस सारे इंतशार का फ़ायदा तो इमरान खान को है। और आज भी जो आप बात कर रहे हैं, अगर खुदा न खास्ता ऐसे हालात बन जाते हैं तो उसका फ़ायदा भी यकीनन इमरान खान को है। रियासत को तो नुकसान पहुँचेगा, कौम को तो नुकसान पहुँचेगा, मईशत को तो नुकसान पहुँचेगा। जब मुशर्रफ साहब का कू हुआ था, मुझे याद है नवाज शरीफ साहब भी मतलब कहा करते थे अमरीका बहादुर से कि भाई मतलब है पाकिस्तान के हालात को देखिए, तो हमारी रिवायत रही है, बेनज़ीर साहिबा कहती थी, रिकॉर्डेड मैंने इंटरव्यू भी देखे हैं सारे इस तरह के पुराने इंटरव्यूज़। तो ये तो कोई हमारी सियासत में नई बात तो नहीं है कि अगर कभी आप देखते हैं चेंज आ गया। एक सेकंड जी, नहीं आमर एक सेकंड प्लीज़, इस तरह ना मिलाएं। क्या बेनज़ीर भुट्टो ने कोई पाकिस्तान के मफादात के बदले उनसे कोई फेवर ली थी? नंबर 1। क्या नवाज शरीफ ने उनसे कोई फेवर ली थी? यही जिस रियासत का आप जिक्र कर रहे हैं सुपर पावर का, क्या इसने बार बार मिन्नतें और कितने फ़ोन कॉल किए थे, कितनी पाकिस्तान को पैसा देने की बात की थी, मगर नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के दफा को नाकाबिले तस्खीर बनाने पे समझौता तो नहीं किया था। और अगर आज पाकिस्तान एटमी कुव्वत ना होता तो जो पाकिस्तान के हमसाया ममालिक में जो कुछ हो रहा है, क्या उसके असरात पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी की शक्ल में आप जो भुगत रहे हैं, इससे कहीं ज्यादा ना भुगतते आप? मतलब ना करें यार। अच्छा, मैं कहाँ नवाज शरीफ, कहाँ बेनज़ीर भुट्टो और कहाँ आखिरी सवाल आज की नशिस्त का आपके साथ, नून लीग के लिए सबसे बड़ा मसला क्या? मुख्तसर जवाब दीजिएगा। मईशत है या सियासत है इस वक्त आपके लिए ज्यादा बड़ा चैलेंज है? मईशत। चले, बहुत बहुत शुक्रिया जावेद लतीफ़ साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, आपने सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गुफ्तगू सुनी। एक बात मतलब है जो समझ में आती है कि पाकिस्तान की सियासत में बहुत कशमकश है, बहुत महादाराई है, इसको इत्तेदाल की ज़रूरत है और इसको सियासी हिद्दत कम करने की ज़रूरत है। आमिर ज़िया को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।